का युवा जीवन को बेरहमी से छीन लिया गया और एक सुनसान खेत में फेंक दिया गया। उस दुखद मौत के पीछे एक अक्षम्य अपराध छिपा था, एक ऐसी बर्बरता जो इंसानी कल्पना से परे थी। हत्यारे ने एक खामोश अपराध स्थल छोड़ा, लेकिन पीड़िता की चीखें आज भी गूंजती हुई महसूस होती हैं। सच्चाई ठंडी, गीली मिट्टी के नीचे दबी हुई थी, जो न्याय और हमारी अंतरात्मा को चुनौती दे रही थी। यह मामला सिर्फ हत्यारे को खोजने की यात्रा नहीं थी, बल्कि इंसानियत और विवेक के सबसे अंधेरे कोनों को उजागर करने की एक जंग थी। संगीत 15 मई 2024 की सुबह पंजाब के सीमा के पास बसे एक छोटे से गांव में हवा में अभी भी ओस की नमी थी। रामलाल काका, एक 60 वर्षीय किसान, हमेशा की तरह अपनी बकरियों को चराने के लिए खेतों की ओर निकले। धान के खेत हाल ही में काटे गए थे और चारों तरफ सिर्फ ठूंठ और पानी की छोटी छोटी नहरें थीं। शांत पानी में भूरे आसमान का प्रतिबिंब दिख रहा था। जब वे खेत के आखिरी नहर के पास से गुजर रहे थे, तो एक असामान्य चीज ने उनका ध्यान खींचा। यह हमेशा की तरह कोई कचरे का बोरा या पेड़ की टहनी नहीं थी। यह जलकुंभी के झुंड के नीचे से झांकता हुआ एक पीला सा सफेद धब्बा था। उत्सुकतावश रामलाल काका पास गए और अपनी लंबी लाठी से उसे धीरे से कुरेदा। और फिर जैसे उनकी पूरी दुनिया ही ढह गई। पानी में भीगे हुए लंबे काले बाल ऊपर आए और उनके साथ एक बिगड़ा हुआ नीला सा चेहरा भी। डर के मारे रामलाल काका की एक जोरदार चीख निकली और वे लड़खड़ाते हुए गांव की ओर भागे। मुंह से लगातार चिल्ला रहे थे, लाश, नहर में लाश है। आधे घंटे के भीतर ही उस शांत गांव का कोना कोना अशांत हो गया। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल को घेर लिया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। जिज्ञासु ग्रामीणों की भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो दूर से ही इशारे कर रहे थे और फुसफुसा रहे थे। वे पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, लेकिन हर कोई उस नहर की ओर आंखें गड्ढाए देख रहा था, जहां सफेद पीपी किट पहने फोरेंसिक टीम सावधानी से अपना काम कर रही थी। जब शव को किनारे पर लाया गया, तो एक दिल दहला देने वाला दृश्य सामने आया। पीड़िता एक युवा लड़की थी। उसका शरीर लगभग नग्न था, जिस पर केवल कुछ फटे हुए कपड़े चिपके हुए थे। उसके शरीर पर चोट के अनगिनत निशान थे, खासकर गर्दन और बाहों पर। यह एक डेसेस्पेरे संघर्ष का संकेत था। लड़की का शरीर जिस अजीब तरह से अकड़ा हुआ था, वह मानो उस असहनीय दर्द की एक मूक गवाही दे रहा था, जो उसने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले सहा होगा। घटनास्थल के आसपास भी एक भीषण संघर्ष के निशान थे। नहर के किनारे की घास कुचली हुई थी और गीली मिट्टी में कई बेतरतीब पैरों के निशान थे, कुछ बड़े, कुछ छोटे, जो एक दूसरे पर चढ़े हुए थे। कोई पहचान पत्र नहीं, कोई फोन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं जिससे उसकी पहचान हो सके। वह लड़की उस सुनसान खेत में अकेली और गुमनाम पड़ी थी। भीड़ में अफवाहें फैलने लगीं। जरूर प्यार में धोखे का मामला होगा। बेचारी, एक औरत ने कहा, जमाना कितना खराब हो गया है, ये तो लूटपाट और हत्या का मामला लगता है। दूसरे आदमी ने अनुमान लगाया। किसी ने दावा किया, इसके पहनावे को देखो, यह यहां की नहीं लगती, जरूर कहीं और से आकर मारी गई है। हर किसी का अपना सिद्धांत था, लेकिन सभी उस बदकिस्मत लड़की के भाग्य पर डर और दया महसूस कर रहे थे। वे नहीं जानते थे कि उस लड़की की पहचान और उसके पीछे की भयानक सच्चाई उनकी किसी भी कल्पना से कहीं ज्यादा भयावह थी। घटनास्थल की जांच के तुरंत बाद पंजाब पुलिस की एक विशेष जांच दल साइट का गठन किया गया, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी जांच अधिकारी कर्नल अर्जुन वर्मा ने किया। आदेश स्पष्ट था, किसी भी कलीमत पर जल्द से जल्द पीड़िता की पहचान स्थापित की जाए। यह मामले के रहस्य का दरवाजा खोलने वाली पहली चाबी थी। पीड़िता के फिंगरप्रिंट तुरंत जांच के लिए भेजे गए। कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय आधार डेटाबेस से परिणाम वापस आ गया। पीड़िता की पहचान प्रिया शर्मा, 21 वर्ष, के रूप में हुई, जो पंजाब के ही एक छोटे से शहर की रहने वाली थी। इस जानकारी ने जांच दल के लिए उम्मीद की पहली किरण जलाई। एक गुमनाम शव को अब एक नाम, एक अतीत मिल गया था। जासूस तुरंत कई दिशाओं में निकल पड़े। एक टीम प्रिया के गृहनगर गई, जबकि दूसरी टीम अमृतसर और आसपास के इलाकों में उसके सामाजिक संबंधों की जांच करने लगी। प्रिया शर्मा के जीवन की तस्वीर धीरे धीरे सामने आने लगी, जो विरोधाभासों और दर्द से भरी थी। सोशल मीडिया पर प्रिया प्रिया बेबी के निकनेम से युवाओं के एक वर्ग के बीच काफी मशहूर थी। उसके फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर हजारों फॉलोअर्स थे। यह एक ग्लैमरस आभासी दुनिया थी, जहां प्रिया ने एक स्टाइलिश, हॉट लड़की की छवि बनाई थी, जिसके आकर्षक शरीर, लंबे काले बाल और महंगे ब्रांडेड कपड़े थे। उसकी बोल्ड तस्वीरों और एक शानदार,
आज़ाद जीवन के बारे में उसके रहस्यमयी स्टेटस अपडेट ने अनगिनत लोगों को आकर्षित किया। लेकिन उस आदर्श मुखौटे के पीछे एक बिल्कुल अलग प्रिया शर्मा थी। उसने 11वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके पास कोई डिग्री या स्थायी नौकरी नहीं थी। प्रिया का वास्तविक जीवन बिल्कुल भी गुलाबी नहीं था। उसने अमृतसर के बाहरी इलाके में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया था और एक जटिल और असुरक्षित जीवन जी रही थी। पड़ोसियों के अनुसार वह कम ही किसी से बात करती थी और अक्सर एक संदिग्ध दिखने वाले युवक के साथ देर रात घर आती थी। उस युवक की पहचान रोहन सिंह, 27 वर्ष, प्रिया के प्रेमी के रूप में हुई। एक अमीर लड़के की छवि बनाने की कोशिश के विपरीत रोहन वास्तव में एक नशेड़ी था जो ऑनलाइन जुए में डूबा हुआ था और उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी था। रोहन ही था जो प्रिया को नशे की दुनिया में खींच लाया था और उसे पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया था। सबसे महत्वपूर्ण सुराग तब मिला जब जांच दल ने प्रिया के किराए के कमरे की तलाशी ली। हालांकि कमरे में तोड़ फोड़ की गई थी, लेकिन उसका पुराना लैपटॉप अभी भी वहीं था। जब साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों ने पासवर्ड तोड़ा तो उन्हें जानकारी का एक खजाना मिला। वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री से पता चला कि प्रिया और रोहन अक्सर विदेशी पोर्नोग्राफिक प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम करते थे। वे दर्शकों से मिलने वाले डोनेशन से पैसे कमाते थे, जिसके लिए वे अपने शरीर का प्रदर्शन करते थे और यहां तक कि विकृत यौन कृत्यों में भी शामिल होते थे। खास तौर पर लैपटॉप पर टेलीग्राम एप्लीकेशन में जासूसों को प्रिया द्वारा एक करीबी दोस्त को भेजे गए आखिरी संदेश मिले, जो घबराहट से भरे थे। रोहन मुझे कर्ज चुकाने के लिए कुछ अजनबियों के साथ क्लिप बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। वे लोग इंसान नहीं हैं। अगर मैं इस संदेश का जवाब न दूं, तो प्लीज पुलिस को बता देना। यह संदेश उसकी लाश मिलने से एक रात पहले भेजा गया था। अब सारा शक रोहन सिंह और उसके रहस्यमयी कर्जदाताओं पर केंद्रित हो गया था। अपराध स्थल से 50 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर, सिगरेट और पसीने की तेज गंध वाले एक भीड़ भरे साइबर कैफे में रोहन सिंह आभासी दुनिया में डूबा हुआ था, न मनोरंजन के लिए नहीं। उसकी धांसी हुई आंखें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी साइट की स्क्रीन पर टिकी थीं, जहां लाल और हरे नंबर पागलों की तरह नाच रहे थे। वह अपने हारे हुए पैसे वापस जीतने की डेज़ेस्पेरे कोशिश कर रहा था, इस उम्मीद में कि एक जीत उसकी सारी समस्याओं को हल कर देगी। उसकी पतली, कांपती उंगलियां माउस पर थीं और जब भी कोई उसके पीछे से गुजरता, वह चौंक जाता। अब वह स्टाइलिश अमीर लड़का नहीं था, बल्कि एक थका, हारा, घबराया हुआ और फौंसा हुआ इंसान था। उस भयानक रात के बाद से रोहन अपने कमरे में लौटने की हिम्मत नहीं कर सका था। वह एक साइबर कैफे से दूसरे गेस्ट हाउस में भटक रहा था, एक स्थायी डर में जी रहा था। यह डर सिर्फ कानून का नहीं था, बल्कि उन लोगों का भी था जिनसे उसने पैसे उधार लिए थे। वे लोग जिन्होंने उसके साथ मिलकर यह घिनौना अपराध किया था। वह लगातार अपना फोन देख रहा था, एक ऐसी कॉल का इंतजार कर रहा था जिससे वह उम्मीद भी कर रहा था और डर भी। जबकि रोहन सिंह एक घायल जानवर की तरह छिपकर जी रहा था, न्याय का पहिया लगातार घूम रहा था। प्रिया के संदेशों से जांच दल के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लग गया था। प्रिया की सबसे अच्छी दोस्त को पूछताछ के लिए बुलाया गया। आंसुओं के बीच उस लड़की ने वह सब कुछ बताया जो वह जानती थी। उसने बताया कि कैसे रोहन ने प्रिया को एक मजेदार लेकिन फिर भी अच्छी लड़की से एक ऐसी नशेड़ी में बदल दिया था जो पूरी तरह उस पर निर्भर थी। उसने उन समयों के बारे में बताया जब प्रिया ने रोते हुए उसे जॉन मार्की ने समयों के बारे में फोन किया था, क्योंकि रोहन ने उसे पीटा था, उसे संबंध बनाने और लाइव स्ट्रीम करने के लिए मजबूर किया था ताकि वह अपने नशे और जुए के लिए पैसे जुटा सके। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने प्रिया को विक्की भाई का नाम लेते सुना था, जो सीमावर्ती क्षेत्र में सूदखोरी के धंधे में एक कुख्यात गैंगस्टर था। रोहन के बैंक खातों से वित्तीय लेन देन की जांच करते हुए जांचकर्ताओं ने जल्दी ही उस विशाल रकम का पता लगा लिया जो उसने कई अवैध स्रोतों से उधार ली थी। ये सभी स्रोत किसी न किसी तरह से एक गिरोह से जुड़े थे जिसका सरगना विक्रम रेड्डी उर्फ विक्की भाई था। साथ ही एक दूसरी जासूसी टीम दिन रात काम कर रही थी। उन्होंने सीमा की ओर जाने वाली हर सड़क के सैकड़ों घंटे के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक सफेद रंग की टाटा सूमो गाड़ी की तस्वीरें मिलीं। नंबर प्लेट आंशिक रूप से धुंधली थी और यह प्रिया के लापता होने के समय के आसपास तेज रफ्तार से जा रही थी। पेशेवर तरीकों से गाड़ी के मालिक की पहचान कर ली गई। गौरतलब है कि गाड़ी के मालिक के विक्की भाई के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे। पहेली के सभी टुकड़े अपनी जगह पर बैठते जा रहे थे। रोहन सिंह और उसके साथियों के चारों ओर घेरा कसता जा रहा था। जांच दल के मीटिंग रूम में माहौल बेहद तनावपूर्ण था।
प्रोजेक्टर स्क्रीन पर रोहन सिंह और विक्की भाई के गिरोह के आसपास के जटिल संबंधों का एक विस्तृत चार्ट दिखाया गया था। कर्नल अर्जुन वर्मा बोर्ड के सामने खड़े थे। उनकी आवाज में कोई भावना नहीं थी। साथियों, कई दिनों और रातों की जांच के बाद हम एक अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। पीड़िता प्रिया शर्मा की मौत का जिम्मेदार एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक गिरोह है, और मुख्य साजिशकर्ता जिसने इस अपराध का रास्ता खोला वह कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का प्रेमी रोहन सिंह है। कमरे में एक भारी खामोशी छा गई। हालांकि उन्हें इसका अंदेशा था, लेकिन जब सच आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया तो हर कोई गुस्से से भर गया। कोई अजनबी दुश्मन नहीं, बल्कि वही व्यक्ति जिस पर प्रिया ने आंख बंद करके भरोसा किया था, उसी ने उसे नरक में धकेल दिया था। रोहन सिर्फ एक कड़ी नहीं था, वह वही था जिसने प्रिया का हाथ पकड़कर उसे राक्षसों को सौंप दिया था ताकि वह अपनी जान बचा सके और जुए में डूबा रह सके। उसने अपनी प्रेमिका की आत्मा बेच दी थी। गिरफ्तारी की योजना सावधानीपूर्वक बनाई गई। लक्ष्य सिर्फ रोहन नहीं, बल्कि विक्की भाई का पूरा गिरोह था। हम जाल बिछाएंगे और एक भी मछली को नहीं बचने देंगे, कर्नल वर्मा ने निष्कर्ष निकाला। सुबह के 2 बजे शहर के बाहरी इलाके के एक साइबर कैफे में रोहन सिंह अभी भी एक भूत की तरह बैठा था। उसके सामने की स्क्रीन पर बेजान नंबर चमक रहे थे। वह सब कुछ हार चुका था, यहां तक कि उधार लिए गए आखिरी पैसे भी धुएं में उड़ गए थे। उसने अपना सिर कुर्सी पर पीछे टिका दिया और आंखें बंद कर लीं। डेसेस्पोयर। ठीक उसी समय सादे कपड़ों में 2 आदमी चुपचाप दोनों तरफ से आए। एक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रोहन चौंक कर उठा और आंखें खोलीं, और जो उसने देखा वह कैफे का कर्मचारी या कोई दोस्त नहीं था। वह एक अपराध शाखा के जासूस का ठंडा, गंभीर चेहरा था। रोहन सिंह, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है, हमारे साथ चलो। कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। रोहन की सारी ताकत, सारी इच्छा शक्ति जैसे बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। उसने जासूसों को केवल खाली, बेजान आंखों से देखा। जब ठंडी हथकड़ी उसकी कलाई पर लगी तो वह कांप उठा, जैसे एक लंबे बुरे सपने से जागा हो। उसने आसानी से आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि दिल के किसी कोने में वह जानता था कि यह दिन जल्द या देर से जरूर आएगा। उसी समय सीमावर्ती क्षेत्र के एक पुराने गोदाम में, जो विक्की भाई और उसके गिरोह का अड्डा था, विक्की और उसके 4 साथी एक सौदे के बाद शराब पी रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि बाहर दर्जनों पुलिस कमांडो और जासूसों ने चुपचाप हर रास्ते को घेर लिया है। भारी लोहे का दरवाजा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ टूट गया। सब अपनी जगह पर रुक जाओ। पुलिस। अचानक हुए हमले से उनके अंदर का गुंडा जाग गया। विक्की भाई ने मेज पर पड़ा एक बड़ा चाकू उठाया, दहाड़ा और पुलिस बल की ओर दौड़ा। बाकियों ने भी बियर की बोतलों और कुर्सियों से जबरदस्त प्रतिरोध किया। संघर्ष क्षण भर का था, लेकिन बेहद तनावपूर्ण। चीखों और चीजों के टूटने की आवाजें उस तंग जगह में गूंज उठीं, लेकिन कोने में फांसे जानवरों का प्रतिरोध पुलिस बल की व्यावसायिकता और संख्या के आगे नहीं टिक सका। 2 मिनट से भी कम समय में सटीक मार्शल आर्ट मूव्स और समन्वित टीमवर्क के साथ विक्की भाई सहित सभी 5 संदिग्धों को काबू कर लिया गया और फर्श पर लिटा दिया गया। न्याय का जाल आखिरकार गिर गया था। पूछताछ के ठंडे कमरे में रोहन सिंह लोहे की कुर्सी पर सिकुड़ा हुआ बैठा था। वह अब न तो स्टाइलिश अमीर लड़का था और न ही प्यासा जुआरी, बल्कि न्याय का सामना कर रहा एक दयनीय अपराधी था। शुरू में जब जांचकर्ताओं ने पूछताछ शुरू की तो रोहन ने गोलमोल जवाब दिए और अपराध से इनकार किया। वह रोया और कहा कि वह भी एक शिकार था, कि विक्की भाई के गिरोह ने उसे मजबूर किया, कि वह प्रिया से प्यार करता था और उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसने एक आदर्श कहानी गढ़ी कि कैसे वे दोनों गैंगस्टरों द्वारा पकड़े गए थे और हंगामे के बीच प्रिया को वे ले गए। उसने दुखी और टूटा हुआ दिखने की कोशिश की, लेकिन उसकी लगातार घूमती हुई आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। रोहन की जिद लगभग 2 घंटे तक चली, जब तक कि जांचकर्ता ने मेज पर एक टैबलेट नहीं रखा जिसमें विक्की भाई के गिरोह के एक सदस्य का वीडियो बयान चल रहा था, जिसे अभी अभी पकड़ा गया था। उस आदमी ने सब कुछ उगल दिया था और सीधे तौर पर रोहन को ही शुरुआती सौदा करने वाला बताया था। उसी समय प्रिया के मदद मांगने वाले संदेश पढ़े गए। हर शब्द चाकुओं की तरह उसके ज़मीर में चुभ रहा था। अकाट्य सबूतों के सामने रोहन सिंह की आखिरी रक्षा दीवार पूरी तरह से ढह गई। उसने अपना सिर मेज पर रख दिया। उसके कंधे कांप रहे थे। उसके आंसू अब बनावटी नहीं थे, बल्कि डर, अपराधबोध और डेसेस्पोयर का विस्फोट थे। उसने कबूल करना शुरू कर दिया। रोहन के बयान ने एक इंसान के पतन की एक भयानक तस्वीर पेश की। सब कुछ लगभग एक
3 करोड़ रुपए के जुए के कर्ज से शुरू हुआ। जब विक्की भाई और उसके गुर्गों ने उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी, तो रोहन ने प्रिया के बारे में सोचा। उसके दिमाग में उसकी प्रेमिका अब प्रेमिका नहीं, बल्कि एकमात्र जीवन रक्षक नाव थी। शुरू में मैंने सिर्फ यह सोचा था कि प्रिया को कुछ अमीर लोगों के साथ सोने के लिए मना लूंगा ताकि कर्ज चुका सकूं। रोहन ने सिसकियों के बीच कबूल किया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे कुछ ज्यादा स्थायी चाहते हैं। विक्की भाई ने ही एक अलग तरीके से कर्ज चुकाने के लिए प्रिया के शरीर का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया, विकृत वीडियो बनाकर। उसने कहा, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी हॉट है, इसका फायदा नहीं उठाया तो बेकार है। कुछ गैंग बैंग क्लिप बनाकर डार्क वेब पर डाल, पैसा बहुत जल्दी आएगा। रोहन जानता था कि यह नरक का रास्ता है। नंग मौत के डर ने सब पर काबू पा लिया था। वह घर गया, प्रिया के सामने घुटनों के बल बैठ गया और रोने गिड़गिड़ाने लगा। उसने झूठ बोला कि बस इस एक बार की बात है, कर्ज चुकाने के बाद वे दोनों एक नई शुरुआत करेंगे। प्रिया बहुत रोई, उसने विरोध किया, लेकिन रोहन की डेसेस्पेरे मिन्नतों और उसके लिए अपने अंधे प्यार के आगे उसने हार मान ली। पहली बार यह सब उनके अपने किराए के कमरे में हुआ। विक्की भाई और उसके गुर्गे वहां थे। वे फिल्म बना रहे थे और खुद भी शामिल थे। प्रिया को असहनीय अपमान और दर्द सहना पड़ा। कुछ बार ऐसा करने के बाद भी कमाई गई रकम विशाल कर्ज के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। गैंगस्टरों का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने एक और साहसी और क्रूर योजना बनाई, प्रिया का अपहरण कर उसे पाकिस्तान में एक वेश्यावृत्ति गिरोह को बेच देना ताकि एक बार में सारा कर्ज वसूल हो सके। डेसेस्पॉयर और लाचारी में रोहन सहमत हो गया। वह वही था जिसने प्रिया को रात के खाने के बहाने कमरे से बाहर बुलाया और उसे पहले से तैयार टाटा सूमो में धकेल दिया। सीमा की ओर जाते समय जब गाड़ी एक खराब सड़क पर धीमी हुई और अपहरणकर्ता थोड़े लापरवाह हुए, प्रिया ने दरवाजा खोल लिया और बाहर कूद गई। अंधेरे धान के खेतों में बेतहाशा भागने लगी। मानव तस्करों का गुस्सा भड़क उठा। उनका सौदा खतरे में था। वे दहाड़े गाड़ी से बाहर कूदे और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने जल्दी ही प्रिया को पकड़ लिया। विरोध करने पर गुस्से में विक्की भाई दहाड़ा, इस लड़की को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसी ठंडे सुनसान खेत में उन्होंने बारी बारी से उसके साथ बेरहमी से बलात्कार किया। प्रिया ने अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष किया। उसकी मदद की पुकारें रात के अंधेरे में धीरे धीरे शांत हो गईं। जब उन्हें एहसास हुआ कि पीड़िता मर चुकी है, तो वे सब घबरा गए। बेचने की योजना हत्या में बदल गई थी। उन्होंने जल्दबाजी में उसके शव को पास की नहर में फेंक दिया और गाड़ी में बैठकर भाग गए। रोहन की बात करें तो प्रिया को गाड़ी में ले जाने के बाद वह डर के मारे भटकता रहा। वह जानता था कि वह एकमात्र गवाह है और जल्द ही विक्की भाई का गिरोह उसे भी चुप करा देगा। कुछ दिनों बाद जब उसने इंटरनेट पर सीमा के पास एक लड़की के साथ बलात्कार और हत्या कर शव फेंके जाने की खबर पढ़ी, तो शायद अपनी बची खुची अंतरात्मा के कारण या शायद डेसेस्पॉयर में खुद को बचाने के लिए रोहन ने एक गुमनाम सिम से पुलिस को एक फोन किया। उसने हत्या के बारे में महत्वपूर्ण विवरण दिए। इसी फोन कॉल ने जांच को सही दिशा में और तेजी से आगे बढ़ाया। अदालत में कटघरे में खड़े होकर रोहन सिंह और गैंगस्टर गिरोह ने अपना अपराध कबूल कर लिया। रोहन के देर से आए आंसू उस अपराध को नहीं धो सकते थे जो उसने किया था, न ही वे पीड़िता के परिवार के दर्द को कम कर सकते थे। मामले की पूरी फाइल, बयानों और सबूतों की समीक्षा के बाद अदालत ने एक बेहद कड़ी सजा सुनाई। विक्रम विक्की भाई रेड्डी और बलात्कार और हत्या में सीधे तौर पर शामिल 2 अन्य दोषियों को हत्या, बलात्कार और अपहरण के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई। रोहन सिंह को मुख्य साजिशकर्ता, हमदस्त और अपहरण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उसकी ईमानदारी से की गई स्वीकारोक्ति और जानकारी प्रदान करने को एक स्मैक्चायुषी obstयाटल्स्व माना गया, जिससे वह मौत की सजा से बच गया। सजा उस बर्बर अपराध के लिए एक उचित दंड थी, लेकिन यह कभी भी प्रिया बेबी को वापस नहीं ला सकती थी। इस मामले की यात्रा के अंत तक हमारे साथ रहने के लिए आपका धन्यवाद। प्रिया शर्मा का मामला सिर्फ एक बर्बर अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि गलत चुनाव की एक त्रासदी भी है। यह ग्लैमरस आभासी दुनिया, सामाजिक बुराइयों के जाल और उस पतली रेखा के बारे में एक दर्दनाक सच्चाई को उजागर करता है जो इंसानियत को तब पार करा देती है जब उसे कोने में धकेल दिया जाता है। कृपया विषाक्त संबंधों से हमेशा सावधान रहें और कभी भी जुए और कर्ज को आपको एक राक्षस में बदलने न दें।